प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। और कोमल, आज के कार्यक्रम में जैसा कि हम कुछ न कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जो किसानों के लिए लाभदायक होती हैं, उनका फायदा करती हैं। बिल्कुल, किसानों के लिए लाभदायक तो बहुत सारी बातें होती हैं। हम सभी के लिए बहुत सारी लाभदायक बातें भी हम लेकर के आते हैं। कहते हैं ना कि इंसान जो है वो खाने से जीवित है, और खाने में सिर्फ सब्जियां ही नहीं होती, अनाज ही नहीं होता, बल्कि फल भी शामिल होते हैं जो कि खट्टे मीठे रसीले होते हैं। और कोमल, अगर हम जब करते हैं ना संतुलित आहार की बात, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगा आहार हमें लेने की जरूरत है, बल्कि जो किसान भाई हमारे खेतों में जितनी फसलें उगाते हैं, चाहे वो अनाज की फसल है, दाल की फसल है, सब्जियों की फसल है या फल हैं, इन सभी में ही वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो संतुलित आहार में जरूरत होती है। और खास तौर पर जब हम बात करते हैं फलों की, तो फल बहुत ही लाभदायक हैं। फल वृक्ष अपना वृक्षों का हमें फायदा देते हैं, और उनसे मिलने वाले जो फल हैं उनसे हमें बहुत सारे विटामिन, खनिज और ऊर्जा के बहुत सारे साधन हमें उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल, फल जो होते हैं वो सिर्फ हमें शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रखते हैं, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखते हैं, और हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, वजन को भी कंट्रोल करने में बहुत काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग फलों के जो है अलग अलग फायदे होते हैं निरंकार। तो आज हम किस फल की बात करने वाले हैं? फल की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, क्योंकि अंगूर बहुत ही पसंद किया जाता है। अंगूर एक बहुत ही पोषक फल है, और इस समय फरवरी का महीना चला गया है, मार्च आ गया है। आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये ऐसे महीने हैं जिसमें मौसम में बदलाव आता है, और अंगूर की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जब हम अंगूर को आगे अच्छा लेना चाहते हैं तो इस समय बहुत सारी कृषि क्रियाएं इसमें जरूरी होती है। और वो कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिनसे कि आने वाली फसल जो है अंगूर की वो अच्छी हो, इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राकेश कुमार जी को, जो बागवानी विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जुआ दिल्ली में। तो डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और कोमल, ये भी बता दें कि हमारी बातचीत के साथ साथ जो हमारे किसान भाई अंगूर की फसल में समसामयिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, वो हमें सीधे टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए आप हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर्स जो आज आप सभी के लिए खुले हैं वो है 0112342108 और इस नंबर पर कॉल करते ही आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं अंगूर की फसल में जो इस समय जो आपको काम करने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी से जुड़े हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमने स्टूडियो में अपने विशेषज्ञ से हम आपकी बात जरूर कराएंगे। और टेलीफोन नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 23421081 जाना पहचाना नंबर है हमारे श्रोताओं का, तो वो बिल्कुल हमें सीधे फोन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंगूर की फसल में इस समय मार्च का महीना शुरू हो गया है, तो किस प्रकार की क्रियाओं की जरूरत है? किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी जो मार्च का महीना शुरू हो गया है, इसमें किसान भाई जो अंगूर की खेती कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंगूर की खेती में होता है कटाई छटाई का कार्य, जो कि अभी आपने जनवरी माह में जो सुसुप्तावस्था में जो लगाते हैं प्रवर्धन के माध्यम से जो कटिंग लगाते हैं, और ये जो सुसुप्तावस्था से जब हमारी कल्ले निकलने होते हैं, जब स्प्राउट शुरू होते हैं, उसके पहले हमें कटाई छटाई कर लेना चाहिए। तो जो किसान भाइयों ने लगाया होगा जनवरी या फरवरी में जो प्लांटिंग किए होंगे, तो उनकी कटाई छटाई आवश्यक है। और इस कटाई छटाई के लिए उन्होंने ये ध्यान रखना होता है कि जो
मेन तना है उससे कम से कम जो हम मचान बनाते हैं उस मचान की दूरी तक हम एक सिंगल तना रखते हैं और उस तने के बाद हम उसके टैप को काट देते हैं। उसके पश्चात उसमें से जो कल्ले निकलते हैं हम उसमें ये ध्यान रखते हैं कि 60 डिग्री कोण पे हम ऐसी कटाई करते हैं जिससे कि पार्श्व शाखाएं जो है 60 डिग्री कोण पे वो फैले। आपका मतलब ये है कि जो पौधा है सुषुप्त अवस्था में जो पहले से है उसे आप जो मचान तक है उसके आसपास की सभी शाखाएं काट देंगे, चाहिए केवल एक जो सीधा उसका एक ही तना रहेगा वो रहेगा और उसको भी तिरछा काटना है। अच्छा, काटेंगे तो उसमें रोग लगने का डर होगा, उसके लिए क्या करें? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि इसमें जो हम कटाई जब करते हैं तो एक ध्यान जरूर रखते हैं कि जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है वो तिरछा होना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ कटाई होती है वहाँ पे फफूंद लगने की डर ज्यादा रहती है और ये अंगूर में खासकर देखा जाता है कि जहाँ पे हम कटिंग करते हैं वहाँ पे बीमारी आती है, जहाँ से बाद में जो कल्ले निकलते हैं वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई को जो है 0.3% का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बना के अगर स्प्रे करते हैं तो कटाई के तत्पश्चात तुरंत ये करना चाहिए किसान भाई को, जिससे कोई फफूंदी जनित बीमारी नहीं लगेगी। अच्छा, जो मचान है उसकी ऊंचाई कितनी रखें? ये किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि जो मचान का हाइट रखे ये हमें 8 से 10 फीट के ऊपर रखने होते हैं, जिससे कि हम आसानी से नीचे की जो कर्षण क्रियाएं भी कर सकते हैं। साथ ही जो बेल के जो जिसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, जो हम पौधा पानी लेता है इतने तक वो अपनी जो पानी लेने की क्षमता है उसको मेंटेन रखता है, जिससे कि पौधों के सभी ब्रांच तक सभी भाग तक पानी आसानी से पहुंच जाता है, जिससे कि वो पौधों को रिलैक्स होता है। तो ये किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा हाइट पे हमें इसको बनाना नहीं चाहिए, जिससे कि पौधों को भी दिक्कत हो और हमें बाद में जो फल की तुड़ाई और अन्य क्रियाएं करने में दिक्कतें आई। हाँ, इसके साथ साथ उनका फासला कितना रखें? ये जो हम पौध से पौध की दूरी का फासला मैं किसान भाई को थोड़ा सा जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक तो हमें लगाते समय ये ध्यान देना होता है कि गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, फिर पौधों से पौधों की दूरी कितनी है हमें रखना होता है। तो हम 90 सेंटीमीटर की गड्ढे की 90 बाई 90 मतलब गहराई भी 90 सेंटीमीटर हो और उसका रेडियस भी 90 सेंटीमीटर हो। उसमें जो भी सिफारिश जो रिकमेंडेशन जैसे फास्फोरस, पोटास, पोटेशियम सल्फेट खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, कार्बोफ्यूरॉन 3G, इन दवाओं का मिक्सचर करके उन गड्ढों को भरने के पश्चात एक गड्ढे से जो दूसरे की गड्ढे की दूरी रखते हैं वो 3 मीटर की रखते हैं। तो ये ध्यान देना होता है कि ये बहुत जरूरी होता है कि हमें डिस्टेंस का ख्याल बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हम ज्यादा नजदीक लगा देते हैं तो पौधों का विकास पे प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ उसमें जो फल आता है उसके साइज पे भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये इस समय जो हमारे किसान भाई कटाई छटाई करके पौधे को चला रहे हैं, इसका मतलब इस तरह से है वो पौधा कि आगे चल के वो विकास करेगा। उसके लिए जो खाद आपने बताया कि ये चीजें होनी चाहिए, उनका अनुपात किस रूप से रखे, कितनी कितनी कौन सी खाद डालनी चाहिए? किसान भाई को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी फल वाले पौधे हो, खासकर जब हम अंगूर की बात करते हैं तो हमें समय समय ज्यादातर किसान भाई ये सोचते हैं कि जो फल वाले पौधे हैं उनको खाद की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। फल वाले पौधे जो फल दे रहे हैं उनको खाद की अति आवश्यक होती है। जब कटाई हो जाती है, जब कटाई के होने के बाद हमें उसमें खाद डालना आवश्यक होता है। तो हम जब फास्फोरस नाइट्रोजन 10 से 15 साल का पौधा है उसमें जो है नाइट्रोजन की 500 ग्राम मात्रा, 700 ग्राम फास्फोरस की मात्रा और 700 ग्राम ही म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ किसान भाई उसमें क्योंकि इसमें निमेटोड की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लंबे समय तक ये पौधा रहता है तो वहां पे निमेटोड की भी प्रॉब्लम आती है। तो उस अवस्था में कार्बोफ्यूरॉन 3G का भी हमने उसमें 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें उसमें इस्तेमाल करना, या हम बात करते हैं अगर प्रति पौधा तो कार्बोफ्यूरॉन 3G का हमने 20 से 25 ग्राम प्रति पौधा दे। एक और खास बात ध्यान देने की है कि किसान भाई जब हम खाद दें तो ये ध्यान रखें कि जो मुख्य तना है, तना से कम 2 से 3 फीट की दूरी पर खाद एक रिंग में दें, क्योंकि
ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि तने के पास में ही खाद छोड़ते हैं और वही निराई गुड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौधा हमेशा जो खाद और पानी लेता है वो सहायक जड़ों से लेता है और उसकी दूरी कम से कम 2 से 3 फीट मेन तना से होता है। तो हमने किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि 2 से 3 फीट की दूरी पर ही 1 फीट चौड़ा और 6 इंच गहरा नाली बना के उसमें हम खाद को छोड़े और हल्की पानी दें। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर है। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम देवेंद्र डवास है। जी देवेंद्र जी, बताइए। देवगढ़ अलवर से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, अलवर जिले में मेरा गांव है बलदेवगढ़। जी जी। तो क्या मैं यहाँ पर कमर्शियल उद्देश्य के लिए अंगूर का प्लांटेशन कर सकता हूँ? कृपया वैरायटी बताएं। आप कमर्शियल रूप से कर सकते हैं, लेकिन हमने ये ध्यान देना होता है कि इसमें जो हमारे क्षेत्र के लिए वैरायटी है, जैसे हम पूसा सीडलेस की बात करते हैं, तो इस वैरायटी को हम लगा सकते हैं। कुछ और भी वैरायटी है परलेट वगैरह, उसको हम लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि देवेंद्र जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और श्रोताओं, यदि आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप सीधे हमें टेलीफोन कर सकते हैं 011-2342-1081। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई हमारे श्रोता जो जानना चाह रहे थे। इसके साथ साथ कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि राजस्थान में क्या अंगूर हो सकते हैं। हमारे कई भाई शौकिया भी लगा रहे होंगे छोटे एरिया में, अलग अलग इलाकों में। तो क्या कुछ खास ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अंगूर को चलने में परेशानी आती है? ये बहुत उचित सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम उत्तरी भारत की ही बात करते हैं तो ज्यादातर लोग शौकिया तौर पर अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन पे लगाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि ये लगाते तो है, लेकिन इनकी साइज और जो डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं, उनको इंतजार नहीं कराते। हेलो। जी सर। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी सुरेंद्र नांदल है, जिला रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी। मैं अंगूर की खेती करना चाहता हूँ। मेरे इलाके के एटमोस्फेयर के हिसाब से कौन सी प्रजाति ठीक रहेगी? हमें सुझाव दें इस चीज के लिए। जी जी जी। हरियाणा से हैं डॉक्टर साहब ये? हाँ, ये ना हमारे यहाँ जो उत्तरी भारत की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो अंगूर की प्रजाति है वो स्पेसिफिक प्रजाति है, जो कि पूसा संस्थान से पूसा सीडलेस के नाम से निकाली गई है। और कुछ ऐसी भी प्रजाति है जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन इसलिए ध्यान देना होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं हमारे इस नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ पे अंगूर खेती नहीं होती है, तो जो आसपास के जो नर्सरियां हैं वहां से खरीद लाते हैं। उनको प्रजाति का पता नहीं होता है। बाद में क्या होता है कि लगाने के बाद जब फल आता है तो पता चलता है कि ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लगाने से पहले, रोहतक से है तो आप दिल्ली जो IRI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, आप यहाँ से संपर्क करें और यहाँ से प्रजाति है पूसा सीडलेस उनकी, उस प्रजाति के बारे में पता करें कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तब आप अपने आगे का प्लान करें। बिल्कुल, क्योंकि जरूरत पड़ती है कि किस इलाके में कौन सी किस्म अच्छी चलेगी, उसी हिसाब से हमें उगाना चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं अंगूर की फसल में समसामयिक कार्य, और इस विषय पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि बागवानी विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब से बहुत सारी जानकारियां हम यहाँ ले ही रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से आपको अपनी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना
जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम चल रहा है, जब आपने बताया कि आपने कटाई कर ली और आपने खाद के बारे में बताया, तो इस वक्त अगर सिंचाई की जरूरत है तो कितनी करनी चाहिए और मतलब कौन से क्षेत्र में कितनी सिंचाई लगनी चाहिए? जी, अंगूर की खेती में खासकर जब हम अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के महीने में होते हैं, तो क्योंकि उस समय पौधा सुसुप्त अवस्था में रहता है, तो हमने उस समय ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम कटाई छटाई के बाद जब हमारी ब्रांचें खुल जाती है और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की समय आता है, तो किसान भाई को हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें इस समय पानी की ज्यादातर आवश्यकता पड़ती है। तो आप हमेशा निरंतर जो 10 से 15 दिन के अंतराल पर उसमें इरिगेशन देते रहे। साथ ही साथ आप सिंचाई में खासकर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे देश में सभी जगह पर लगभग पानी की बहुतायत कमी है, और उस अवस्था में आप कोशिश करें, खासकर जहां तक हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पे अंगूर की खेती सबसे ज्यादा होती है, उस क्षेत्रों में पानी बहुत सारे जगहों पे बहुत ही कम है, न के बराबर है। तो ऐसी अवस्था में भारत सरकार के द्वारा जो NHM या MIDH के माध्यम से वहां पे सब्सिडी है, जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का अगर किसान भाई अगर उपयोग करते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि उसमें उत्पादन भी अच्छा होगा, साथ ही साथ हम 70 से 80% तक पानी की भी हम बचत कर लेते हैं। और खासकर ये भी ध्यान रखना होता है कि जहां पे भी आप अंगूर की खेती कर रहे हैं तो ये कोशिश करें कि जितनी भी हम पानी भी दे रहे हैं उसका भी हमें संरक्षित करना है। और आप हो सके तो आप मल्चिंग का अगर प्रयोग करते हैं, जैसे हम प्लास्टिक ब्लैक मल्चिंग है, जो कि आजकल वातावरण को ध्यान में रखते हुए बायोडिग्रेडेबल मल्च का भी इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं, फिर वही कहेंगे, होल्ड किए हुए हैं। हाँ जी, हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, जैसे हम किचन गार्डन इस्तेमाल करते हैं, किचन गार्डन में कितना बड़ा गमला हो जिसमें हम अंगूर लगा सकें, या फिर हम क्यारी में लगाएं, तो कितनी बड़ी क्यारी हम तैयार करें जिसमें अंगूर ले सकें, और काले अंगूर की वैरायटी भी लगा सकते हैं क्या किचन गार्डन में, और हम अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप दिल्ली में है, और ये दिल्ली में जो टेरेस गार्डनिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, और इसमें भी आप टेरेस गार्डनिंग में आपने ध्यान देना है कि हमने 14 से 16 इंच का कम से कम गमला रखना है, और उस गमले में ये भी ध्यान रखना है खासकर कि जो हम पॉट मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं उसका भी ख्याल रखना, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि पॉट मिक्सचर में क्या होता है कि मिट्टी कहीं कम फर्टाइल न के बराबर, कहीं सड़क खोद रही थी या उसमें से मिट्टी निकाल लिया, या कहीं जहाँ पे कोई वो नहीं होता, तो आप जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ की उपजाऊ मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट और फर्टाइल लेनी है उसमें, तो कोकोपीट, ये तीनों का हमने बराबर मात्रा में लेके पॉट में हमने भर के, अगर हम 14 से 16 इंच जो हमने गमले की साइज बताया, अगर इस गमले में आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका छत पर भी हो जाएगा। और जहां तक बात है किचन गार्डन जो आप क्यारी की बना रहे हैं, इसमें जो डिस्टेंस है 3 बाई 3 मीटर पे आपने उचित दूरी रखना है। साथ ही साथ जो गड्ढों की साइज रखनी है वो 90 सेंटीमीटर गहराई गड्ढे खोदने हैं और 90 सेंटीमीटर रेडियस में रखने हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि जो कि गोबर की खाद और जो फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा है बुआई के समय हमने दे देना है, और उसको भर के आपने लगाना। तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। आप काले और जो हमारे हरे रंग के जो भी हमारे अंगूर की प्रजातियां हैं जो उपलब्ध है हमारे क्षेत्र के हिसाब से, आप उसको लगाकर आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता धर्मवीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, उन्हें भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और डॉक्टर साहब हम आपसे बात कर ही रहे थे, अभी सिंचाई के बारे में आप बता रहे थे, तो श्रोता से हम बीच में जुड़ गए, तो वो बात हम पूरी कराना चाहेंगे। हम ये कर रहे थे मल्चिंग की आपने बात करी थी, सिंचाई की बात करें, खुले के बजाय हम एक तो ड्रिप इरिगेशन में करें और साथ ही साथ हम मल्चिंग का भी प्रयोग करेंगे, तो उसमें दो फायदा होगा। एक तो हमारा जो वाटर है वो कंजर्व होगा, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या है खेती में खरपतवार की, अगर उससे हम खरपतवार का भी नियंत्रण हम आसानी से कर लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। और रेगुलर हमें उसमें सॉइल सोलराइजेशन भी सूरज की रोशनी के माध्यम से प्लास्टिक के द्वारा होता रहता है, जिससे हमें उसके जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छे रहते हैं। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और एक श्रोता हमारे लाइन पर आ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सुमन कुमार सिंह है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो दिल्ली से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं रहने वाला बिहार का हूँ जी। जी बताएं सुमन कुमार जी, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे कुछ घर के पास जमीन है, उसमें कुछ अंगूर का प्लांट लगाना चाहता हूँ खेतों में। बिहार में लगाना चाहते हैं, जैसा हमने भी बताया कि जो यहाँ पे सिफारिश वैरायटी, जैसा हमने पूसा की वैरायटी बताई थी, पूसा सीडलेस, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे जैसा अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिस आप सुन भी रहे होंगे कि जो भी प्रैक्टिस है, आपने पौधा सही जगह से लेना है, उसको बढ़िया से गड्ढे खोद के जो बताया गया उसके हिसाब से खाद वगैरह मिला के उसको समय से आप लगाएंगे, क्योंकि इसमें समय का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जैसे जब चाहेंगे वैसे नहीं लगेगा। इसका लगाने का सही समय होता है जब 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें जो प्रैक्टिसेज और भी है, हमने बताया जैसे कटाई छटाई का कैसे हम करते हैं व्यवस्था, फिर उसके बाद फूल आ जाता है तो फूल से फल बनने तक सिंचाई की व्यवस्था। साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि दाने छोटे रह जाते हैं। बहुत आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग लगाते हैं ज्यादा शिकायत आती है कि दाने छोटे रह जाते हैं, तो उसके लिए जिब्रेलिक एसिड आता है, जिसका आप 20 ppm फूल जब आ जाती है उस टाइम आप 20 ppm का स्प्रे कर सकते हैं। जब फल बन जाता है, फलों को साइज बड़ा करने के लिए हम 40 ppm जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं। उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, जैसे कि ये हमारे श्रोता जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब की कई शौकिया तौर पर शहरों में भी लगाना चाहते हैं, तो खास तौर पर हमें जानना चाहेंगे कि जो शहरों में लगाते हैं गमलों में, वो किन किन बातों का ध्यान रखें? एक तो सबसे जरूरी है कि हम पहला की जो शहर में रहते हैं, जो सनलाइट जहाँ पे पूरा खुला हो एरिया, वहाँ पे गमले रखें। गमले का साइज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छोटे गमले नहीं, आपने बड़े गमले रखने होंगे, जिससे हमने बताया कि 14 से 16 इंच तक गमले ज्यादा हो और अच्छा है। अभी तो आजकल लोग जो ड्रम है उसको भी काट के ड्रमों के, आपके ड्रम है, हाँ वेस्टेज जो आपके पास टंकी है उसको में भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ वैरायटी का और टाइमिंग का भी हमने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं हमने नर्सरी से जब भी इच्छा किया उसको लगा दिया, तो हमने उसका परफेक्ट टाइम है जो सुसुप्तावस्था से अगर हम लगाते हैं, अगर स्प्राउटिंग हो गई उसके बाद लगाते हैं तो दिक्कत है। अगर हम लगाते समय सुसुप्तावस्था में ही अंगूर को लगाना चाहिए, जिसमें से स्प्राउटिंग नहीं होती है। लगाने के बाद ही स्प्राउटिंग होती है तो उसमें जो अंगूर आती है वो अच्छे आएंगे, और बाद में जो अंगूर की जो जैसे हमने बताया प्रजाति अच्छा रहेगा तो उसके साइज भी अच्छे होंगे। अगर कुछ ऐसी सावधानी है, ऐसी व्यवस्था है, जैसे हम उर्वरक का और वृद्धि नियामक का उपयोग करके हम इसको आसानी से छतों पर भी कर सकते हैं। जैसे कि शहर में तो ग्रिल के ऊपर बेल चल पड़ेगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें ग्रिल पे बेल जो चलती है उससे फर्क नहीं, क्योंकि हम इसमें जो पंडाल सिस्टम बनाते हैं वो लोहे के तार से ही जाली बनाते हैं, तो आप उस ग्रिल के ऊपर भी आसानी से कर सकते हैं। ऊंचाई सही बनाएं। ऊंचाई आपने 2 से 2.5 मीटर अपने को ऊंचाई रखनी ही है। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे थे, लेकिन समय की बाध्यता है, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारी जानकारी दे ही दी, लेकिन इस कार्यक्रम के विषय में हमारे श्रोता क्या हमसे कहना चाहते हैं? अगर वो अपना कोई भी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपनी सभी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हमें भेज सकते हैं। और कोमल, सोमवार को जो हमारा कार्यक्रम रहेगा उसमें जो जुड़ना चाहते हैं उनको हम बता दें, विषय रहेगा कृषि में प्रयोग होने वाले कृषि यंत्रों की खरीद करते समय सावधानियां। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे कोमल और मुझे निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा